Hi, I'm Rajnish Kumar Srivastava, your mentor, your guide, director Pathfinder classes, and that is one of the best coaching center in the field of mathematics and statistics. आप लोगों से बात करने में, आप लोगों से मिलने में, आप लोगों को कुछ बताने में, आप लोगों के साथ रूबरू होने में बहुत अच्छा लगता है और कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कोई चीज़ दूं आप लोगों को जिससे आपका फ़ायदा हो, आप अच्छा करो। और मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छा आप करेंगे भी। कंपटीशन बहुत टफ नहीं होता है, कंपटीशन बहुत इजी भी नहीं होता है। बस होता सिर्फ ये है कि आपका जो मेंटर है और आपको जो गाइड कर रहे हैं वो कितने स्मार्टली आपको गाइड करते हैं। मैं हमेशा टू दी पॉइंट गाइड करने की कोशिश करता हूँ, टू दी पॉइंट, क्योंकि एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते कि हमेशा उस चीज़ को हम लोग फोकस करने की कोशिश करते थे जहाँ पे वेटेज ज़्यादा होता था। पहले उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करते थे जो हम इजीली कर सकते हैं, पहले उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करते थे जहाँ से मार्क्स बहुत ज़्यादा उठते हैं। और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का या आप मैथमेटिकल साइंसेस का आप कर सकते हैं कि जहाँ पे आप अगर बहुत अच्छा स्मार्टली वर्क नहीं करते हैं तो मार्क्स नहीं उठते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। हमने बहुत अच्छे मार्क्स उठाए ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। आज मैं एमएससी आईआईटी जैम जो एंट्रेंस लेता है उसमें मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एमएस का जो पेपर है 2020 का, उसमें एक टॉपिक लीनियर अलजेब्रा मैथमेटिकल पार्ट्स में आता है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और हर दिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक साल का कंप्लीट फुल सॉल्यूशन आईआईटी जैम एमएस का और एमए का मैं आपको प्रोवाइड करूं। कोशिश टारगेट ही रहेगी हर दिन कुछ न कुछ डालने की, हर दिन कुछ न कुछ आपको बताने की। हो सकता है कि मेरा वे औरों से अलग हो सकता है कि मेरा वे और लोग जैसा देते हो ऐसा नहीं हो, लेकिन मुझे पता है कि मैं आपको जो चीज़ दूंगा बिल्कुल शॉर्टकट में, बिल्कुल ट्रिक के थ्रू देने की कोशिश करूंगा और अच्छा देने की कोशिश करूंगा। आप ज़रूर मेरे वीडियो को देखिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे लिंक पे जाइएगा, उसको देखने की कोशिश करिएगा। हमने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया आपको अच्छा हर चीज़ प्रोवाइड करने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ें, मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ जुड़ूं, मैं चाहता हूं आपको जितना अच्छा हो सके मैं दूं आप लोगों को, क्योंकि कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं होता है। आप कितना स्मार्टली पढ़ते हैं वो बहुत जरूरी होता है, कितना स्मार्टनेस लाते हैं अपनी पढ़ाई में, कितना जो टॉपिक को आप पढ़ते हैं उसको बाई ट्रिक, बाई हुक एंड क्रूक या बाई सब्जेक्टिव कितना अच्छा नॉलेज रखते हैं, कितना डीपली नॉलेज रखते हैं। अगर सिर्फ पढ़ने की बात होती, पढ़ने से कंपटीशन निकल सकता था तो 5 लाख 6 लाख 10 लाख बच्चे देते हैं, सबके नहीं निकलते। हाँ, उसमें से जो लोग थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करते हैं, और सबसे जो मेन चीज़ होता है स्मार्टली वर्क करने में आपका गाइडेंस, आपका गाइड जो आपको गाइड करता है, आपका कोच, आपका मेंटर, वो आपको कितना अच्छा गाइड करता है, कितना अच्छी तरह से आपको समझाता है, कितनी अच्छी तरह से आपको बताता है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के पहले का जो एग्जाम होता है, जो सबसे पहले एग्जाम, वो होता है आपका गाइडेंस। कौन कितना अच्छे से आपको गाइड करता है। अगर आपको किसी सीनियर ने बहुत अच्छा गाइड कर दिया, आपके घर वाले आपको बहुत अच्छा गाइड किया, आपके फादर आपको बहुत अच्छा गाइड कर दिए, आपका कोच, आपका टीचर, आपका मेंटर जो भी है, आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, इट्स नॉट नेसेसरी कि छोटा भाई गाइड नहीं कर सकता, कोई भी गाइड कर सकता है। अगर किसी ने बहुत अच्छे से गाइड कर दिया तो आपके रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक हमने सीखा है, हमने भी अपने सीनियर से सीखा है। हमने ऐसा नहीं कि हम पैदा होते ही सीख लिए थे, नहीं, हमें भी सीनियर ने गाइड किया कि ऐसे पढ़ो, इस तरह से जाओ, इस टॉपिक को वर्क करो, ये इतने मार्क्स का है, ये मैक्सिमम मार्क्स आता है, पहले इसको कवर करने की कोशिश करो, ये इतने मार्क्स का आता है, इसको कवर करने की कोशिश। जैसे एमएससी आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स बात करते हैं तो लोग मैथमेटिक्स को थोड़ा सा अदरवाइज करके चलते हैं कि स्टैट्स का पेपर है, स्टैट्स बहुत अच्छा आना चाहिए। नहीं, गलत बोलते हैं। हम बोले कि मैथ्स बहुत अच्छा आना चाहिए, नहीं, गलत बोलते हैं। दोनों अच्छा आना चाहिए, लेकिन क्या दोनों में कहीं न कहीं कुछ कुछ ऐसी जगह होती हैं जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसके क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं हो जाए। जहां तक मैं सजेस्ट करता हूं, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मुझे पता है कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स का पेपर देते हैं या मैथमेटिक्स का देते हैं तो मुझे पता है कि 60 मार्क्स तक की जगह ऐसे होते हैं जहां से हम 60 नंबर तो ऐसे उठा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे उठा सकते हैं, बस थोड़ा सा वर्क करके उठा सकते हैं, थोड़े टाइम के अंदर उठा सकते हैं, थोड़ी सी इफिशियंसी लगाते हैं तो
बिल्कुल, मुझे जहां तक पता है, क्योंकि 25-30 ईयर का एक्सपीरियंस है पढ़ने का, पढ़ाने का। क्या पूछा जाएगा, कहां से क्या पूछा जाएगा, पता है मुझको। ये नहीं कि हम पेपर बना रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मुझे पता है कि मैं वहां पहुंच सकता हूं। मुझे पता है कि इस टॉपिक से इतने मार्क्स आता है और कहां कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम वहां पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे, अब पहुंचते हैं। और हर साल मैक्सिमम रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कहता कि आप कमजोर हैं, मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं आता, मैं नहीं कहता कि नहीं आता, मैं नहीं कहता कि आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कहता कि आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है और स्टैट्स पार्ट आपका बहुत वीक है, मैं नहीं कहता कि आपका स्टैट्स पार्ट जो है बहुत वीक है, मैथ पार्ट बहुत ही स्ट्रांग है, नहीं। लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आप एमएससी स्टैटिस्टिक्स का पेपर देते हैं, आईटी का, आईटी जैम का एमएस देते हैं, तो ये जो 40 नंबर मैथ का पेपर होता है ना, उसमें पार्ट होता है ना, अगर वो संभल गया आपका ना, तो आप डैम श्योर, अगर आप स्टैट्स के स्टूडेंट हैं और मैथ का 40 नंबर आपने संभाल लिया, तो डैम श्योर आप फर्स्ट 10 रैंक में रहेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा उसको आपने खराब कर लिया, मैथ वाला पार्ट, तो हो सकता है कि आपका खराब हो जाए। नॉट ओनली डिपेंड ऑन द मैथमेटिक्स, नॉट ओनली डिपेंड ऑन द स्टैटिस्टिक्स पार्ट, द म्यूचुअल कोलैबोरेशन। तो टारगेट होना चाहिए कि मैथ के 40, एंड डैम श्योर कि मैथ के 40 में से आप 40 नंबर उठा सकते हैं, गारंटी के साथ। ऐसा कोई क्वेश्चन स्टैट्स में या मैथमेटिक्स में नहीं आता है कि आप कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल पता आप कर सकते हैं। बस कहां से क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पकड़ना है, कहां से क्वेश्चन को पहले पढ़ना चाहिए वो पकड़ना है। तो मैं हर दिन आपको आज से स्टार्ट किया, और हर दिन आपको एक वीडियो आपको दूंगा, मैं एक लेक्चर आपको दूंगा यूट्यूब पे कि हाउ टू क्रैक, कहां फोकस करना चाहिए, किस टॉपिक पढ़ना चाहिए, और हर एक टॉपिक का कुछ ना कुछ मैं आपको बताऊंगा। चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स का हो, चाहे यूपीएससी का हो, सीएससी का हो, सिविल सर्विसेज का हो, चाहे वो नेट जारा का हो। 4 डिसिप्लिन मैं पढ़ाता हूं, 4 डिसिप्लिन आपका बेस्ट करने की कोशिश करूंगा, बाई ट्रिक करने की कोशिश करूंगा ऑब्जेक्टिव में, और बाई सब्जेक्टिव में, बाई ट्रिक सब्जेक्टिव को भी, कि अगर हम कोई चीज करते हैं तो उसका सब्जेक्टिव पार्ट जब करते हैं तो क्या इसका आंसर आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव से बता दूंगा। और जब आप करते हैं तो वो आंसर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आता है तो आप एक बार फिर से गो बैक हो, वापस जाओ और उसको चेक करो। बिल्कुल। तो आज हम आप लोगों को आईटी जैम, और डेफिनेटली थोड़ा सा मेरी बात को अगर विश्वास करेंगे, थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंगली चलेंगे, और थोड़ा सा मेरी बात को अगर समझते हैं कि एक सामने वाला जो आपको बता रहा है, एंड 30 ईयर्स 25-30 ईयर एक्सपीरियंस है, 20 ईयर्स कोचिंग सेंटर का, 10 ईयर आईएएस देने का मतलब 10 ईयर पढ़ने का। पहले तो 1990 से स्टार्ट किया, 90 से पढ़ना आईएएस के लिए, और 2000 में फिनिश किया। तो 4 अटेम्प्ट लिखा, लेकिन उसके बीच में 3 साल पहले अपने लिए पढ़ा, 4 साल। तो 94 to 94 से 2000 के बीच में हमने लिखा, और अच्छा लिखा, अच्छे रैंक नंबर उठाने की कोशिश किया। रैंक नहीं आया, सिलेक्शन नहीं हुआ, वो बात है, लेकिन इंटरव्यू तो पहुंचा। तो मैं जानता हूं कि क्या चीज पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो एक तो बिलीव, और थोड़ा सा मेरे साथ चलने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल डैम श्योर सिलेक्शन होगा। लेकिन उसके पहले, स्टार्ट करने के पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, घंटी मारेंगे, उस पर बेल दबाएंगे, तो होगा कि आगे 10 बच्चों को और पता चलेगा, 10 और लोगों को पता चलेगा, 10 लोग और मेरे साथ जुड़ेंगे और उनको भी बेनिफिट होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से मेरे से बेनिफिट उठाएं, ठीक है। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो मेरे आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन डालना है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पे जाकर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे वेज हैं, हम आपको हमेशा हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ऑलवेज आप मेरे कॉन्टैक्ट में मुझको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल, कभी भी आपको मिस गाइड करने की कोशिश नहीं करूंगा। ऑलवेज गाइडेड यू एज एल्डर ब्रदर समझ लो, एज अ फ्रेंड समझ लो, एज अ फादर समझ लो, जो भी आप समझ लो। ऑलवेज गाइडेड यू प्रॉपरली 100%, और डैम श्योर आप क्रैक करेंगे। चाहे वो सीएससी हो, चाहे वो जैम जेआरएफ कुछ भी हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, अगर हमने गाइड कर दिया आपको, आप बिल्कुल क्रैक करेंगे। और मैं आपको गाइड करूंगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप लोगों को गाइड करना। हम चाहते हैं कि आप लोग, जो बहुत लोग भटकते रहते हैं, क्रैक नहीं हो पाता, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल क्वालिफाई करें। तो आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, एमएस का 2020 का पेपर,
और उसका मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इस पे। तो 1 बाय 1 एक एक टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। तो आज 2020 कर लेते हैं, हर दिन एक आपको डालेंगे एक टॉपिक का सॉल्यूशन। आप देखिए, आपको अच्छा लगे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तभी आप कमेंट करें, क्योंकि आप अगर लिखेंगे कि मैंने अच्छा नहीं किया तो मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगा, अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि गाइड तो कोई भी कर सकता है किसी को, आप भी मुझको गाइड कर सकते हैं कि सर आपने ये चीज़ अच्छा नहीं किया, आप थोड़ा सा स्कोर बेटर कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं बेटर करने की कोशिश करूंगा, उस अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपका सजेशन मेरी सर आंखों पे। और बिल्कुल, तो यू ऑल गाइज आर माई डॉटर, सिस्टर, ब्रदर, एवरीथिंग, जो भी आप समझे अपने आप को। आई गाइडेड यू प्रॉपरली। तो मेरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन फॉर ऑल यू ऑल गाइज, राइट। थैंक यू। तो स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ IIT JAM मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का। इट नॉट कंपल्सन कि मैथमेटिकल, हम हर दिन एक टॉपिक लेके आएंगे। कभी स्टैटिस्टिक्स का लेके आएंगे, कभी मैथ्स का लेके आएंगे, कभी GRF लेके आएंगे, कभी UPSC का लेके आएंगे। तो हर दिन मैथमेटिक्स का एक सेक्शन, स्टैटिस्टिक्स का एक सेक्शन, एक टॉपिक लेके आएंगे और आप लोगों को अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे, बाई ट्रिक बताने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए लास्ट तक मेरे साथ आप लोग जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज टॉपिक करा रहे हैं, कल इस पे कुछ पॉइंट्स लिखाएंगे और सब्जेक्टिव करने के बाद से उसको बाई ट्रिक कैसे करते हैं डायरेक्ट, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसलिए पूरा देखने की कोशिश करिएगा और साथ में मेरे से जुड़ने की कोशिश करिएगा, हर दिन जुड़ने की कोशिश करिएगा, राइट नाउ। तो अगर ये सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करना है, सबने लिखा होगा, सबने दिया होगा, ठीक है, लेकिन मैं भी देता हूं, देखते हैं। अब देखिए आपको मेरा कैसा लगता है कि A मैट्रिक्स, दिस इज द मैट्रिक्स M इक्वल टू दिस एंड P be नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट P इनवर्स MP is a diagonal matrix, then the trace of the matrix P इनवर्स। ये हमको फाइंड आउट करना है, मतलब P इनवर्स MQP का ट्रेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेस क्या होता है? तो ट्रेस होता है सारे डायगोनल एंट्रीज का सम। अब अगर हम इसको बाय मेथड जाएं तो पहले इसका M निकालें, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करेगा वो फाइंड आउट करें, फिर P इनवर्स MQ फाइंड आउट करें, P मल्टीप्लाई करें, ये चीज करें। इससे बढ़िया एक सिंपल फार्मूला के चलते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू अगर डिस्टिंक्ट होते हैं तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है। और कोई मैट्रिक्स अगर डायगोनलाइजेबल है तो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करता है जहां पे P इनवर्स MP डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल होता है, डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ये हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो कैसे करेंगे इसको? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। पहले पॉइंट लिख देते हैं आपको। इफ ऑल द आइगन वैल्यू, पॉइंट लिख देते हैं, इफ ऑल द आइगन वैल्यू of a matrix are distinct, then the matrix is diagonalizable. Diagonalizable. और अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो therefore there exists a non-singular matrix P such that P inverse MP equal to diagonal matrix, that is T। तो अगर हम इस थ्योरम के थ्रू, इस स्टेटमेंट के थ्रू जाएं तो एक क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है? इगन वैल्यू। और इगन वैल्यू निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, सबसे सिंपल, ट्रेस और डिटर्मिनेंट। और बहुत सारे मेथड होते हैं इगन वैल्यू फाइंड आउट करने के, बहुत सारे मेथड होते हैं और उसमें से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, कोई मेथड यूज करता है। जैसे जनरली लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करके निकालते हैं, लेकिन हम चूंकि ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं इसलिए इसको बाय ट्रिक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना है? इसका ट्रेस ऑफ M। ट्रेस ऑफ M इक्वल टू 8, ठीक है। देन क्या फाइंड आउट कर ले? इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ
m इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लें तो दिस इज 12 माइनस 2, राइट, दिस इज इक्वल टू 10, ठीक है, क्योंकि दिस इसका कोफैक्टर ही हो जाएगा, बाकी दो जीरो ही है। एंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, राइट। तो हम करें क्या कि इस 10 का फैक्टर कर दें, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको डिवाइड करेंगे मल्टीपल में, 10 का मल्टीपल कर लें, फैक्टर मतलब कर लो मल्टीपल कर लें कि 10 के कौन कौन से मल्टीपल होंगे जिसका प्रोडक्ट 10 होगा और उसका सम ट्रेस होना चाहिए। तो 10 का एक फैक्टर, बहुत सारे बनेंगे लेकिन एक तो होगा ही, कौन कौन सा, 1 2 5, राइट। और ये आपका अगर डिफाइन करो कि और फैक्टर बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि 2 और 5 को प्राइम हो गए तो ये फैक्टर बनेगा। और दूसरा बन सकता है 1 1 10, ठीक है। और बन सकते हैं, और भी फैक्टर बन सकते हैं, आपका बन सकता है दैट इज -1 -1 10, और बन सकता है -1 2 -5, और बन सकता है -1 -2 5, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल बन सकते हैं, बहुत सारे आपके फैक्टर बन सकते हैं जिनका मल्टीपल डिटर्मिनेंट की इक्वल होगा, लेकिन क्या इसका सम, क्योंकि आइगन वैल्यू का मल्टीपल डिटर्मिनेंट होता है और उसका सम ट्रेस होता है, तो क्या इसमें से हर एक का सम 8 होगा? नहीं, इसमें से कोई ना कोई एक होगा जिसका सम क्या होगा, 8 होगा। दो हो सकते हैं, एक क्वेश्चन आता है लेकिन वो सब्जेक्टिव में अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो 125 का सम दैट इज दिस इज द 8, द सम इक्वल टू 8, राइट। अगर सम इसकी बात करें, लेकिन बाकी किसी का भी अगर सम करोगे तो 8 नहीं आएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होता तो सीधे हम देखते कि 10 का फैक्टर मतलब उसका मल्टीपल, कौन कौन से ऐसे फैक्टर जिसका मल्टीपल 10 होता है और उसका सम 8 होता है, तो सीधे ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन किसमें है, दिस क्वेश्चन इन एनएटी में, किसमें है, एनएटी का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो हमको ये नहीं पता। अगर ऑब्जेक्टिव में होता तो सीधे हम कर लेते हैं, एमएसक्यू में एमसीक्यू होता तो सीधे कर लेते। तो मतलब ये हो गया, देयरफॉर द इगन वैल्यूज आर 1 2 5, क्योंकि इसका मल्टीपल 10 है और इसका सम 8 है, तो ये आपका आइगन वैल्यू हो गया, राइट, क्लियर। अब आइगन वैल्यू, देयरफॉर द आइगन वैल्यू ऑफ m are 1 2 5, right, and since all the eigenvalues are distinct, so matrix is diagonalizable. क्या सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, तो सिंस ऑल द इगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट सो मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। तब आगे चलेंगे क्या लिखेंगे, सिंस ऑल द इगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट therefore the matrix is diagonalizable. डायगोनलाइजेबल, तो सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, इसलिए मैट्रिक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो DIAGO, डायगोनलाइजेबल। तो डायगोनलाइजेबल है। अब अगर ये डायगोनलाइजेबल है तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P such that, क्या लिखेंगे, P इनवर्स MP इक्वल टू D मतलब डायगोनल मैट्रिक्स। और इस डायगोनल मैट्रिक्स जो बनाता है तो उसके अंदर एंट्री कौन से होते हैं, वही एंट्री इसके अंदर आते हैं जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होते हैं। तो मतलब ये जो डायगोनल मैट्रिक्स बनाओगे, अगर एक मैट्रिक्स P इनवर्स निकालें उसमें M और P से मल्टीप्लाई करके जो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा, उस डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर कोई अलग से एंट्री नहीं होता है, वो एंट्री जो आपके इगन वैल्यू होते हैं वही होता है, राइट। तो दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स D एंड दैट्स इक्वल टू नथिंग, दैट इज 1 3 5, जो आपके इगन वैल्यू थे वही आपके इगन वैल्यू यहां पे एंट्री कर जाएंगे, ठीक है, राइट। एंड देयरफॉर M लिखो या D लिखो, बात एक ही हो गया। तो देयरफॉर इगन वैल्यू ऑफ
P inverse MQP is nothing eigenvalues of D cube, and therefore what is this? Eigenvalue of D cube. और what is eigenvalue of D? 135. और if lambda 1, lambda 2, lambda 3 dot down lambda n with eigenvalue of A, then lambda 1 power n, lambda 2 power n, lambda 3 power n dot lambda n power n is eigenvalue of A power n. तो अगर 135 D का eigenvalue है, M का eigenvalue है, तो MQ का 1 क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब. ठीक है, तो therefore eigenvalue of this equal to 1 cube, 3 cube, 5 cube, right? So that is 19125. And therefore पूछा क्या क्वेश्चन में? What is क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या पूछा आपका? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, तो therefore या आप ऐसे कर लो, सिंपल ज्यादा अच्छा रहेगा. किसका पूछा आपको? ठीक है, दिस इज नॉन सिंपल साइड इज देयरफॉर इगन वैल्यू ऑफ P इनवर्स MP, ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे कर लो, इक्वल टू 135. Therefore the eigenvalue of P inverse MQP equal to 1 cube, 3 cube, 5 cube, that's equal to 127, 125. 125 है ना, सॉरी, दिस इज 125. 125, sorry, 125. ठीक है, and therefore the eigenvalue of one to five, and therefore one cube, 2 cube, 5 cube, that is 1, 8 and 125, and therefore trace of P inverse MQP equal to 1 plus 8 plus 125, that is 134. तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, सिंपल हो जाएगा. बस आपको दो चीज कि P इनवर्स MP का जो इगन वैल्यू निकला, ये किस फॉर्म में हो जाएगा? एक डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा. डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर एंट्री कौन सा आएगा? जो इगन वैल्यू होता है एंट्री आएगा. तो MQ का यहाँ पे M को अगर MQ से रिप्लेस कर दे तो कितना हो जाएगा? ये डायगोनल 1 क्यूब, 2 क्यूब, 5 क्यूब जाएगा. तो व्हाट इज आइगन वैल्यू ऑफ दिस? 1, 8 एंड 125. देन व्हाट इज द ट्रेस? ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनलिटी. तो दो नोट यहाँ पे लिख देते हैं, दो नोट आप यहाँ पे लिख देते हैं, आप याद रख लीजिएगा. नोट पॉइंट नंबर 1, if lambda 1, lambda 2, lambda 3 be an eigenvalues of A, then lambda 1 cube, lambda 2 cube, lambda 3 cube be an eigenvalues of A cube. Point number 1. And point number 2, trace of matrix equal to sum of diagonal entries. राइट, तो ये आपका सिंपल. तो किसी भी मैट्रिक्स की अगर सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होते हैं तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है. और जब डायगोनलाइजेबल होगा तो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करेगा जहां पे P इनवर्स MP डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल होगा. और उस डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्री आएगा, डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे, वो एलिमेंट कोई और नहीं जो आपके डिस्टिंक्ट इगन वैल्यूज होते हैं वही आपके आते हैं.
ठीक है, आगे जब चलते हैं इसको एक्सटेंड करते हैं तो इसी करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं 1 3 5 के करस्पॉन्डिंग, और हर एक करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर मिलेगा तो 3 वेक्टर मिल जाएंगे। अब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं होंगे वो बात की बात है, तो हम आगे जब पढ़ेंगे क्वेश्चन आएगा तो फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये 3 पॉइंट था जिसको आपको डिस्कस करना था। तो आई थिंक दैट्स कि बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार देखिएगा अच्छे से इसको। बिल्कुल एक क्वेश्चन आपको ये पूछा हुआ था, राइट, एनएटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कितने क्वेश्चन आए थे? वी आर गोइंग टू टुडे विद लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेज, राइट। लेट P be a 3x3 matrix having characteristic roots का लो या इगन वैल्यू का लो, having इगन वैल्यूज lambda 1 equal to -2/3, lambda 2 0, lambda 3 1. Define Q equal to 3p cube minus p square minus p plus I3, right? And R equal to, what is R? R equal to 3p cube minus 2p. If alpha equal to determinant of Q, beta equal to trace of R, then अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, राइट, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जनरली आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक पूछा जाता है, राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये आपका क्वेश्चन है कि P एक 3x3 का मैट्रिक्स है, उसके इगन वैल्यूज दिए हुए हैं, Q एक और भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, R भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और एक कह रहा है कि अल्फा जो आपका है वो Q का डिटरमिनेंट है और बीटा आपका ट्रेस है आपका R का, जो 2 आपका अलग अलग पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, मतलब जो पॉलिनोमियल बनाए गए हैं। तो एक डिटरमिनेंट की बात कर रहा है, एक ट्रेस की बात कर रहा है, और पूछ रहा है कि जो वैल्यू आएगा उसका सम कितना होगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि सबसे पहले ये P आपका आइगन वैल्यू दिया है, उसके थ्रू एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लीजिए, पॉलिनोमियल बना लीजिए या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लीजिए। और व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? डिफरेंट आपके रूट्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग। तो द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स P इज, क्या बन जाएगा? 3 रूट्स हैं तो लैम्डा माइनस माइनस प्लस 2/3, लैम्डा माइनस 0, लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। डिफाइन करते हैं ना, रूट्स है, ठीक है। दिस इज, एंड दिस इंप्लाइज 3 लैम्डा प्लस 2 and this is lambda square minus lambda equal to 0, and this implies 3 lambda cube minus 3 lambda square plus 2 lambda square minus 2 lambda 0, and this implies 3 lambda cube minus lambda square minus 2 lambda 0। ये आपका वैल्यू आ जाएगा, राइट, दिस इज, ठीक है। अब करेंगे क्या इसको सिंपल करने का तरीका, राइट। जब भी हम इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं तो इसमें सिंपल एक स्टेटमेंट आता है, क्योंकि P के फॉर्म में दिया हुआ है और P के फॉर्म में देने का मतलब हो गया कि दिस इज द नथिंग, इसमें कैली हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई किया गया है। और कैली हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो बाय वी नो दैट by Cayley-Hamilton theorem, you know that by Cayley-Hamilton theorem, by Cayley's Hamilton theorem, every square matrix satisfy its characteristic equation,
every square matrix satisfies characteristic equation and therefore 3p cube minus p square minus 2p equal to 0, राइट। अब हमको Q की वैल्यू फाइंड आउट करना है, Q मैट्रिक्स अल्फा फाइंड आउट करना है, अल्फा डिटर्मिनेंट ऑफ Q फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ Q फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करें कि Q को थोड़ा सिंपल कर दें, सिंपल कर दें मतलब ये इतना बड़ा है तो क्या करें, Q को डिवाइड कर दो किससे, P से। तो बढ़िया तरीका रहेगा दो तरह से, थोड़ा सा मैं अगर प्रॉपर जाऊंगा तो अरेंज करूंगा तो आप थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज कर जाए, लेकिन मैं चाहूँ अरेंज करना तो आसानी से अरेंज कर सकते हैं। इसको Q को अरेंज करेंगे P के फॉर्म में, क्योंकि ये वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है। तो अरेंज कर दे तभी चल जाएगा काम, आप समझ जाएंगे। चलो मैं अरेंज करने की कोशिश करता हूं, अगर नहीं आपको समझ में आएगा तो उसको मैं, ठीक है, उसको प्रॉपर डिवाइड करके कर देंगे। चलो पहले हम अरेंज करते हैं किसको, Q को। तो Q की वैल्यू कितना है, 3p क्यूब माइनस p स्क्वायर माइनस p प्लस i, राइट। तो ये चीज सारा तो दिया ही हुआ है, इसको लिख लो 3p क्यूब माइनस p स्क्वायर माइनस 2p, राइट। चाहिए कितना, माइनस p चाहिए, तो प्लस p, ठीक है। अब माइनस i या प्लस i, अब इसको अरेंज करो, 3p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 2p प्लस p माइनस p और प्लस i हो गया। अब फायदा ये हो जाएगा कि ये आपका इक्वेशन नंबर 1 कर लो इसको, दिस इक्वेशन नंबर 1, और ये आपका कैलिमिल्टन थ्योरम से जो आपने p के आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बनाया हुआ है वो आपका 0 हो जाएगा। तो दिस 0, तो 0 प्लस 0 मैट्रिक्स, तो दिस इज नथिंग दैट इज p प्लस i मैट्रिक्स, राइट। क्लियर। अब क्या निकाल लें, बेसिकली निकालना है अल्फा डिटर्मिनेंट ऑफ Q। एंड व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ Q, Q का डिटर्मिनेंट्स प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट, और किसी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, उसका आइगन वैल्यू का सम। तो बेसिकली P R का निकाल लें मैट्रिक्स, ठीक है, R का आइगन वैल्यू निकाल लें, उसका सम कर देंगे तो बीटा निकल जाएगा, और Q का आइगन वैल्यू निकाल लें, उसका प्रोडक्ट कर ले तो डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। तो बेसिकली देयरफॉर द आइगन वैल्यू ऑफ Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, आइगन वैल्यूज ऑफ P प्लस I। तो मतलब व्हाट इज P का आइगन वैल्यू, -2/3, 0 और कितना दिया है 1, और आइडेंटिटी का 1 1 1, ठीक है। तो दिस इज -2/3 प्लस 1, 0 प्लस 1, 1 प्लस 1। तो दिस इक्वल टू व्हाट वैल्यू, दिस इज नथिंग, ये हो जाएगा 1/3, 1 and 2, ठीक है। ऐसे कर लो, आएगा ऐसे कॉन्सेप्ट। या P में आपका जो है आइगन वैल्यू, P का आइगन वैल्यू तो है ही है, इसको डिफाइन कर लो P प्लस I का आइगन वैल्यू, एंड देयरफॉर अल्फा इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ Q, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज नथिंग प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो दिस इज 1/3 इंटू 1 इंटू 2, दिस इज 2/3। ये हो गया आपका अल्फा, ठीक है। फिर क्या निकालना है, बीटा। अगेन R, what is R? R equal to 3pq minus 2p, 3pq minus 2p। तो R equal to 3pq minus 2p। अब इसको कन्वर्ट करना है 3pq p के टर्म्स में, p के। तो 3pq माइनस p स्क्वायर माइनस 2p पहले लिख लो, 3pq माइनस p स्क्वायर माइनस 2p। तो 3pq माइनस p स्क्वायर माइनस 2p, पहले इतना लिख लीजिए आप, इतना लिख लीजिए। चाहिए कितना हमको, 3p स्क्वायर माइनस 2p, तो ये इसमें बस p स्क्वायर ऐड कर दो। तो p स्क्वायर कैंसिल, 3p क्यूब माइनस 2p आ गया, राइट। अब इसकी वैल्यू है 0 मैट्रिक्स प्लस p स्क्वायर, तो दिस इज p स्क्वायर, ठीक है। एंड देयरफॉर सिंस द आइगन वैल्यू ऑफ
PR -2/3 0 1. Therefore the eigenvalues of P square are 4/9 0 1. And therefore what is beta? Beta equal to trace of R, and trace of R मतलब sum of eigenvalues. तो आप ऐसे कर लो, and therefore पहले क्या लिख लो, therefore eigenvalues of R are equal to eigenvalues of P square, and this is 4/9 0 1. This is eigenvalue of R, and therefore beta equal to, what is beta? Trace of R, and trace of R equal to sum of eigenvalue. This is nothing, sum of eigenvalues. So this is 4/9 plus 0 plus 1, so this is 13/9. 13/9 क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा प्लस बीटा. तो therefore अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज 2/3, तो 2/3 और प्लस 13/9, तो दिस इज 19/9. दैट इज, ये आप चेक कर सकते हैं. क्लियर? तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 3. Question number 3. Third question. The rank of the matrix. The rank of the matrix 1 1 1 1 1 2 3 2 2 5 6 4 2 6 8 5 1 1 1 1 1 2 3 2 2 5 6 4 2 6 8 5. सिंपल जो दो डेफिनेशन अप्लाई करते हैं रैंक का, वो एक मेथड तो ये होता है जनरली, जो आप अगर किसी भी बाहर की बुक पढ़ेंगे, फॉरेन तक बुक पढ़ेंगे बाहर की बुक, तो जनरली वो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. और नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट, व्हाट इज द पाइवट एलिमेंट? फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट. फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट किसी रो का या किसी मैट्रिक्स का फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट रो वाइज, उसको पाइवट एलिमेंट बोलते हैं. कब? कि ए मैट्रिक्स का ये एलिमेंट पाइवट एलिमेंट होगा जब इसके लेफ्ट के सारे अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं वो जीरो हो, और इसके डाउनवर्ड एलिमेंट जीरो हो. मतलब अगर इसके लेफ्ट में भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो वो जीरो होना चाहिए, लेफ्ट टू डाउनवर्ड. तो अगर ये 2 3 4 है, दिस इज ऑल्सो पाइवट एलिमेंट, कि इसके लेफ्ट में अगर कोई एलिमेंट है तो जीरो होना चाहिए, उसके डाउनवर्ड एलिमेंट जीरो होना चाहिए. दिस इज 5 6, कुछ भी लिख लो. दिस इज 3 2, तो इसके लेफ्ट का एलिमेंट जीरो होना चाहिए, इसके नीचे जीरो होना चाहिए, राइट. ये आपका 7 कर लो. अगर दिस इज कॉल्ड एक्लॉन फॉर्म, अगर एक्लॉन फॉर्म में है तो इट्स नॉट कंपल्सन दैट कि इसके डायगोनल एंट्रीज 1 होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है. लेकिन अगर रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करोगे तो डायगोनल एंट्रीज 1 भी होना चाहिए, और उसके जहां जहां दिस इज कॉल्ड द पाइवट एलिमेंट, फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट इज पाइवट एलिमेंट. इट नॉट कंपल्सन दैट कि जैसा मैंने लिखा वैसा ही हो, ए जीरो हो जाए तो ए होना चाहिए, तो इसके नीचे सारे एलिमेंट होना चाहिए. मतलब कोई भी एलिमेंट पाइवट एलिमेंट तब कहलाएगा जब उसके लेफ्ट में अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जीरो होना चाहिए, उसके डाउनवर्ड के एलिमेंट जीरो होना चाहिए. मतलब फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट इज कॉल्ड पाइवट एलिमेंट, एंड फॉर एक्लॉन फॉर्म इट नॉट कंपल्सन दैट इट शुड बी 1. नो, फॉर रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म जो भी पाइवट एलिमेंट होगा उसका 1 होना चाहिए, और उसके ऊपर का भी एलिमेंट जीरो होना चाहिए. जैसे अगर आपका रिड्यूस में करोगे तो इसको 4 से डिवाइड करोगे, इसके ऊपर का एलिमेंट पाइवट एलिमेंट होगा तो इसके ऊपर का एलिमेंट भी जीरो होना चाहिए. और रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म जनरली हम कहां यूज करते हैं? जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो वहां पे रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म यूज करते हैं, वो आसानी से सॉल्यूशन निकल जाता है, इसलिए हम वहां को रिड्यूस में करते हैं वहां पे, राइट. सिंपल. या दूसरा मेथड कि पाइवट नो काउंट करके हम एक्लॉन फॉर्म में अप्लाई कर दें, मतलब ERT एलिमेंट्री रो ट्रांसफर अप्लाई कर दें, और जितने नॉन जीरो रोज होंगे उतना
पाइवट हो जाएगा या उतने उसका रैंक हो जाएगा। तो अगर इसमें देखोगे तो 4 नॉन जीरो रोज हैं, 4 नॉन जीरो रोज आफ्टर ईआरटी अप्लाई करने के बाद से 4 नॉन जीरो रोज हैं, 1 2 3 4, और जितने नॉन जीरो रोज होंगे उतना उस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। अगर मान लो कि ये पूरा पूरा जीरो हो गया तो इसमें सारे जीरो हो गया तो इसको छोड़ देंगे। नॉन जीरो की बात कर रहे हैं, 3 नॉन जीरो हो जाएंगे, रैंक 3 हो जाएगा, 3 पाइवट हो जाएंगे। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कह लो या नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट्स कह लो। एंड व्हाट इज द पाइवट एलिमेंट्स, बता दिया आपको कैसे करना है, पाइवट एलिमेंट क्या होता है, राइट। तो इसको भी हम इसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या एलिमेंट्री रो ट्रांसफर अप्लाई करेंगे, उसी का दूसरा नाम होता है एक्लॉन फॉर्म, राइट। तो R2 goes to find the rank of the matrix. Let A equal to 1 1 1 1 1 2 3 2 1 5 6 4 2 6 8 5. Then R2 goes to R2 minus R1, R3 goes to R3 minus R1, and R4 goes to R4 minus 2R1, right? This is 2, this is 2, sorry, this is 2. So this is R3 goes to R3 minus 2R1. And then this is equivalent to 1 1 1 1. This is 0, this is 1, this is 2, this is 1. This is 0, this is 3, this is 4, this is 2. And this is 0, this is 4, right? This is 6 and this is 3. Then अब इसको जीरो नहीं कर सकते क्योंकि इसको जीरो करोगे तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये पाइवट एलिमेंट हो गया। ये भी आपका पाइवट हो सकता है जिसके नीचे सारा एलिमेंट जीरो हो। तो किस लिए चलेंगे, अब हम चलेंगे R3 goes to R3 goes to R3 minus 3R2 and R4 goes to R4 minus 4R2। प्लस माइनस देख लीजिएगा, सिली मिस्टेक मुझसे भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, राइट। तो दिस इज 1 1 1 1, दिस इज 0 1 2 1, दिस इज 0 0, and this is 6, 4 minus 6 minus 2, and this is 2 minus 3 minus 1. Then this is 0, this is 0, and this is 8, 6 minus 8 minus 2, and 4, this is minus 1. And then R4 goes to R4 minus R3. Then this is equivalent to 1 1 1 1, 0 1 2 1, 0 0 minus 2 minus 1, 0 0 0 0, right? तो कितने नॉन जीरो है, 3। फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट सारे क्या हो गए, पाइवट एलिमेंट, क्योंकि पाइवट एलिमेंट इसलिए होगा क्योंकि इसके लेफ्ट में एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता, इसके नीचे सारे एलिमेंट जीरो हैं। ये फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट हो गया, पाइवट एलिमेंट हो गया क्योंकि इसके लेफ्ट के एलिमेंट जीरो हैं, डाउनवर्ड जीरो हैं। ये पाइवट एलिमेंट हो गया क्योंकि इसके लेफ्ट के सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसके डाउनवर्ड एलिमेंट जीरो हैं। ये पाइवट एलिमेंट ऑलरेडी जीरो हो गया, तो 3 पाइवट एलिमेंट, ठीक है। तो व्हाट इज रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए इज नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट्स कह लो आप, या नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कर लो, नॉन जीरो रोज। तो दिस इज 3, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 3। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपके 3 एनालिटिक क्वेश्चन थे एंड सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप दिस इज द MSQ क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज MSQ क्वेश्चन। और आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर IIT JAM MS दे रहे हैं, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं, मैथ की बात करते ही करते हैं, लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं, MS का पेपर दे रहे हैं, तो एक क्वेश्चन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से आता ही आता है, हर साल आता है। किस फॉर्म में आएगा, किस तरह से पूछेगा, बिल्कुल पेपर में आएगा। और नॉट फॉर कि ये MS में ही आता है, मैथमेटिक्स MA में भी आता है, और यहां भी छोड़ो आपका CSC के पेपर में भी एक क्वेश्चन आता है, पूछ देता है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के मेंस ऑप्शनल में एक क्वेश्चन पूछता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन कुछ न कुछ इधर उधर करके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा पेपर में, एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और MS में तो एवरी ईयर हर साल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था 2020 में, फॉर रियल कांस्टेंट, आप ठीक से समझिएगा, 2 ट्रिक बताऊंगा इसमें, 2 ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है,
ट्रिक भी है और इसके थ्रू आप बहुत आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आएगा तो फॉर रियल कांस्टेंट ए एंड बी लेट m इक्वल टू 1/√2 1/√2 a comma b be an orthogonal matrix be an orthogonal matrix, then which of the following statement which of the following statements is or always true? Point number a plus b equal to 0. Point number b equal to under root of 1 minus a square. Point number c, ab equal to minus 1/2. d, m square equal to I2. ये आपका क्वेश्चन है, राइट? ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रिक पे कर दूंगा, ठीक है, लेकिन कौन से बता दूं पहले आपको, राइट? ये कौन से इसमें करेक्ट है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो जनरली सबको पता है, सभी लोग लिखते हैं, सभी लोग जानते हैं, ठीक है, कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट +-1 होता है। इफ मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल देन देयर डिटरमिनेंट इक्वल टू +-1। लेकिन क्या किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट +-1 है तो क्या वो ऑर्थोगोनल होगा? नॉट नेसेसरी। अगर ऑर्थोगोनल है तो मस्ट है कि उसका डिटरमिनेंट +-1 होगा, लेकिन किसी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट +-1 है तो कोई जरूरी नहीं कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो। तो होगा कैसे भाई? तो ये तो प्रॉब्लम हो गई ना कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लें और 1 हो जाए तो हम कह सकते हैं क्या कि ऑर्थोगोनल है? नहीं कह सकते हैं ऑर्थोगोनल है। लेकिन मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है तब हम कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट उसका +-1 होगा। लेकिन जैसे कोई ऐसा मैट्रिक्स निकल गया और बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स बन सकते हैं जिसका डिटरमिनेंट 1 होगा लेकिन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल नहीं होता है। ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन मतलब कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई होना चाहिए। कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल तब होता है जब उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो वो आपका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी इक्वल हो जाए। मतलब 2 पॉइंट लिख देते हैं आपका सॉल्यूशन से पहले, नोट में लिख देते हैं, ठीक है, नोट में लिख देते हैं। द मैट्रिक्स ए, डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, बस हम कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं। द मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल इफ ओनली इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए। ये तो डेफिनेशन पार्ट हो गया। और दूसरा डायरेक्ट जैसे डिफाइन करते हैं कि अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटरमिनेंट +-1 होगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2, इसलिए कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा नॉन सिंगुलर होता है। कैसे होता है? अगर ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई होगा और इस ए को इधर कर दो तो ए ट्रांसपोज की इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स। तो मतलब कोई मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है और उसका इनवर्स पूछता है तो कुछ नहीं करना है, ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, वही उसका इनवर्स हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, if A is orthogonal matrix then determinant of A equal to +-1। लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नॉट ऑलवेज ट्रू मतलब अगर डिटरमिनेंट +-1 है तो कोई जरूरी नहीं कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है कि चलो भैया अगर इसकी बात करते हैं तो या तो हम ए ट्रांसपोज निकालें, एम ट्रांसपोज निकालें और एम ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, या तो ऐसे करें, या तो दूसरा मेथड डिटरमिनेंट निकाल लें। तो डिटरमिनेंट निकाल के हम कह सकते हैं क्योंकि दे रहा है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये दे रहा है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो मतलब हो गया कि इसका डिटरमिनेंट +-1 होगा क्योंकि पहले से मेंशन किया है। लेकिन अगर ये मेंशन नहीं करता तो इट नॉट नेसेसरी दैट कि डिटरमिनेंट +-1 है तो ऑर्थोगोनल हो।
राइट। लेकिन हम करेंगे दूसरे मेथड से। मेथड क्या होता है, एक और बहुत सिंपल ट्रिक होता है कि ऑर्थोनॉर्मल का केस चलता है, लेकिन ऑर्थोनॉर्मल नहीं जाएंगे, उसी का एक पार्ट होता है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है तो हर एक रो का स्क्वायर का सम 1 होगा और 2 रो के एलिमेंट्स का मल्टीपल का सम हमेशा 0 होगा। ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, राइट। तो मतलब क्या हुआ, सिंपल कि अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, सिंस M इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, right, therefore sum of square of each row is equal to 1 and 2 रो, हर एक रो, दो मतलब इस रो का इस रो के साथ या इस रो का इस रो के साथ हर एक 2 रो का आपस में मल्टीपल का सम भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एंड the sum of multiple of two rows, each 2 rows कर सकते हो, sum multiple of each, sum of multiple of element of दैट्स इक्वल टू 0। तो ये तो आपका इसका स्क्वायर प्लस या, क्योंकि इसमें कांस्टेंट तो है नहीं तो इसलिए हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां से आओ कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड 1/√2 इंटू a प्लस 1/√2 इंटू b इक्वल टू 0। इसका इसके साथ मल्टीपल प्लस इसका इसके साथ मल्टीपल का सम क्या होना चाहिए, 0। तो यहां से आ गया दिस इंप्लाइज a प्लस बी इक्वल टू 0 एंड b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर। तो आ क्या गया आपका, दिस इंप्लाइज b इक्वल टू माइनस ए, यहां से आ गया a प्लस बी इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन तो सीधे हो गया कि a प्लस बी 0 है, तो ये आपका एक ऑप्शन ही हो गया। b इक्वल टू प्लस माइनस आएगा, b इक्वल टू प्लस माइनस आएगा, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव डिफाइन नहीं करेंगे, तो ये आपका गलत हो गया। ए बी इक्वल टू -1/2 हो सकता है, बिल्कुल। कैसे हो सकता है, क्योंकि यहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम कितना है, यहां से बड़ी वैल्यू दिस, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो, इसको 2 कर लो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 b इक्वल टू माइनस से पुट कर दो, तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज 2a स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इक्वल टू 1/2, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 एंड दिस इंप्लाइज b इक्वल टू माइनस प्लस 1/√2, क्योंकि b की वैल्यू माइनस ऑफ a है। अब देयरफॉर अगर इसका प्लस लेते हो तो इसका माइनस लोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, -1/2। इसका माइनस लेते हो, इसका प्लस लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 -1/2। तो दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल टू -1/2। तो एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। तो ए भी करेक्ट हो गया, तो ए करेक्ट है, सी करेक्ट है। एम स्क्वायर इक्वल टू i2, इसको आप खुद वेरीफाई करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, एक बार ए को 1/√2 पुट करो तो बी को -1/2 पुट करो। देखो आइडेंटिटी आता नहीं आता है, तो एक केस में एग्जिस्ट करता है और एक केस में एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब अगर ए को 1/√2 लिखते हैं, बी को -1/2 लिखते हैं, तो हो सकता है एम स्क्वायर इक्वल टू i2 आ जाएगा। तो जब ए को -1/2 लिखोगे और बी को 1/2 लिखोगे तो i2 नहीं आता है। तो ये एक केस में एग्जिस्ट करता है और एक केस में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए भी करेक्ट नहीं है। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, ए एंड सी। तो ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का बिल्कुल क्वेश्चन रहता है एमएस के अंदर 100%, चाहे जैसे दे, जिस तरह से दे, ठीक है। कभी एमएस में देता है, कभी एमसीक्यू में देता है, कभी एनएटी में देता है, ठीक है। अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन दे पाए, राइट। तो एक क्वेश्चन आपका ये था, तो एमएसक्यू का एक ही क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट इज एमसीक्यू। तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5?
लेट टी सच दैट, ये आपका मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है आईटी जैम एमएस के अंदर कि जो टॉपिक दिया है लीनियर अलजेब्रा से वो दिया है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन करने के लिए 4-5 चीज जानना बहुत जरूरी होता है, जैसे स्पैनिंग क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है, बेसिस क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, वो थोड़ा सा जानना जरूरी है, लेकिन सिलेबस के पार्ट नहीं है। लेकिन ये आप बिना पढ़े मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या एलटी, नॉट मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूरा दिया हुआ है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो लोग भी एमएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो लीनियर अलजेब्रा को प्रॉपर कर लेंगे, बेसिस, डायमेंशन, स्पैनिंग और लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सभी स्पेस ये जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि बिना पढ़े इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप क्वेश्चन में फंस सकते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो बिना इसके गोज थ्रू हुए आप एलटी नहीं पढ़िएगा, राइट। व्हाट इज क्वेश्चन? लेट T such that R cube to R cube, not R cube, R4 be a linear transformation if T of 1 1 0 equal to 2 0 0 0। ठीक है, T of 1 0 1 equal to 2 4 0 0। T of 0 1 1 equal to 0 0 2 0। Then T of 1 1 1 equals पॉइंट नंबर ए 1 1 1 0, पॉइंट नंबर बी 0 1 1 1, पॉइंट नंबर सी 2 2 1 0, पॉइंट नंबर डी 0 0 0 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है साथ के साथ ही। चलिए अब मैं थोड़ा सा दूसरे तरह से बताऊंगा, ठीक है। चलो पहले एक कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं छोटा सा, जो चीज आपको करना है, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों लिखेंगे, पहले उसको समझ लीजिए। आप एक सेट डिफाइन कर लो, लेट एस इक्वल टू, चलो थोड़ा सा प्रॉपर आपको समझा देते हैं, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए पिछला चैप्टर बेसिस, डायमेंशन, स्पैनिंग और कॉम्बिनेशन सब स्पेस आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बिना उसके नहीं चलेगा। टॉपिक आपका ये है, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं कर सकते, ठीक है। चलो मैं पहले समझा देता हूं आपको। एस सेट को डिफाइन कर लो, 1 1 0 1 0 1 एंड 0 1 1, राइट। ये आपका एक सेट डिफाइन कर लिया। आप देखोगे कि इसके आपके जो एलिमेंट हैं, जो वेक्टर्स हैं, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है? एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, जैसे इसमें यहां पे जीरो दिया है तो इसमें यहां पे जीरो दिया है तो इसमें यहां पे जीरो दिया है, एक जगह जीरो सब जगह नहीं दिया हुआ है, सबकी अलग अलग, किसी का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, किसी का सेकंड कोऑर्डिनेट है, किसी का थर्ड कोऑर्डिनेट है, तो एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। और कोई भी अगर वेक्टर्स एक दूसरे के मल्टीपल नहीं होते हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट, ठीक है। अब एक थ्योरम होता है, बहुत अच्छा एक थ्योरम होता है। थ्योरम क्या होता है कि अगर आर क्यू की बात करो, तुम्हारी डायमेंशन ऑफ आर क्यू, ठीक है। अब यहां पे लिख सकते हो द सेट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। समझिएगा प्रॉपर, बहुत अच्छे से समझा देता हूं आपको कि कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। मैथ में भी आता है, जैम स्टैट्स में भी आता है, सिविल सर्विसेज में आता है। मैं कराता हूं इसको, यूपीएससी के मेंस ऑप्शनल में क्वेश्चन आता है। अभी 19 में आया था, 20 में भी आया था पेपर में क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आया था इसी टाइप का, सिंपल सा था, थोड़ा इससे इजी ही था, आपका आया था 10 मार्क्स में था, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट इसलिए इंडिपेंडेंट है क्योंकि एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। और भी मेथड है लीनियर इंडिपेंडेंट का प्रूव करने का, लेकिन सबसे बड़ा तरीका क्या होगा? एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि आप देखोगे जीरो अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेस पे है, तो इसलिए एक दूसरे का मल्टीपल नहीं हो सकता। क्लियर, ठीक है। अब एक और चीज नोट करोगे तो यही हम बोल रहे थे कि जैसे ये चीज आना चाहिए। अब डायमेंशन ऑफ आर क्यू कितना है? 3 है। इस आर क्यू का डायमेंशन कितना है? 3 है। तो जितना आर का डायमेंशन है
कोई भी सेट उतने ही एलिमेंट्स अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए तो वो बेसिस फॉर्म करता है। थ्योरम होता है कि जितना सेट का, जितना वेक्टर का डायमेंशन है, वेक्टर स्पेस का डायमेंशन है, और उतने ही एलिमेंट से कोई भी सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, या उतने कोई भी एक कर ले, या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए या उतने ही एलिमेंट से वो सेट स्पैनिंग कर जाए। स्पैनिंग मतलब होता है, समझिएगा, स्पैनिंग मतलब सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, और लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन मतलब आइदर यूनिक और इनफाइनाइट। तो हमको सिर्फ कंसिस्टेंट से मतलब है, उसका सॉल्यूशन यूनिक होता है या इनफाइनाइट होता है, हमको इससे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ इस चीज से मतलब है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब कंसिस्टेंट। कोई भी एक वेक्टर, इतने सारे वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन कब बनेगा? जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अल्फा बीटा गामा मल्टीपल में आएगा। अगर अल्फा बीटा गामा एग्जिस्ट करेगा नहीं तो मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, तो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो स्पैनिंग नहीं होगा, स्पैनिंग नहीं होगा तो बेसिस नहीं आएगा, बेसिस नहीं आएगा तो इस वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। आया समझ में? तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, मल्टीपल में होती हैं, मल्टीप्लायर चलते हैं आपस में, मल्टीपल होकर चलते हैं। तो चलो हम ये चलते हैं कि एस में 3 वेक्टर्स हैं, तीनों लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो मतलब एस सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर उतना ही आपका आर का डायमेंशन है, तो वेक्टर डायमेंशन है वेक्टर स्पेस का, तो जितना वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होता है उतने ही एलिमेंट से कोई भी सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, या उतने ही एलिमेंट से कोई भी सेट, एक दो में से कोई भी स्पैनिंग कर जाए, तो वो बेसिस फॉर्म कर जाता है। क्या फॉर्म कर जाता है? बेसिस फॉर्म कर जाता है। तो therefore the set S form a basis, किसका बेसिस? बेसिस ऑफ आर क्यूब। ठीक है, बेसिस का मतलब होता है आपका दो चीज, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पैनिंग। बेसिस मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैनिंग मतलब सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। अब अगर ये एस बेसिस फॉर्म करता है आर क्यूब का, तो मतलब ये हुआ कि आर क्यूब का कोई भी एलिमेंट इस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में डिफाइन कर जाएगा। तो आर क्यूब का एलिमेंट क्या होगा? अल्फा बीटा गामा। तो लेट अल्फा बीटा गामा, ठीक है, बिलोंग्स टू आर क्यूब। अब आप अल्फा बीटा गामा नहीं चलो, आर क्यूब का कोई भी एलिमेंट। तो आर क्यूब का एलिमेंट कौन सा है जिसका पूछा हुआ है क्वेश्चन में? ये 1 1 1, ये किसका एलिमेंट है? आर क्यूब का। तो therefore 1,1,1 बिलोंग्स टू आर क्यूब। आर क्यूब का कोई भी एलिमेंट, कोई भी, तो जब जनरल फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा बीटा गामा ले लेंगे, लेकिन ये आपका इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये आर क्यूब का कोई भी एलिमेंट सिंस, ठीक है, सिंस आर दिस बिलोंग्स टू आर क्यूब, और इसका कोई भी एलिमेंट इस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में डिफाइन कर जाएगा। तो सिंस 1 1 1 बिलोंग्स टू आर क्यूब, देयरफॉर 1,1,1 इक्वल टू अल्फा 1 1 0 प्लस बीटा 1 0 1 प्लस गामा 0 1 1। ठीक है, राइट। अब इसी चीज को लोग दूसरे तरह लिखते हैं। जब ऑब्जेक्टिव में आप करेंगे तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पहले हम सब्जेक्टिव बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव लास्ट में बताऊंगा आपको, इसलिए बने रहिएगा साथ में कि कैसे डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। अब इसको लिखोगे तो दिस इंप्लाइज टी ऑफ, ठीक है, एक स्टेप और कर देते हैं थोड़ा सा और, इसको लेते, चलो दोनों कर लेंगे, यहां से हो जाएगा, चलो पहले लिख लेते हैं ये चीज, 1 1 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा प्लस गामा, और फिर व्हाट इज दिस? बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा प्लस गामा, और फिर बीटा प्लस गामा, राइट। तो दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा प्लस 0 इंटू गामा इक्वल टू 1, अल्फा प्लस 0 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1, एंड 0 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1, एंड इसको 1 कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो व्हाट इज टी ऑफ, जो फाइंड आउट करना है, टी ऑफ 1 1 1, तो इसको लिखोगे टी ऑफ अल्फा ऑफ 1 1 0 प्लस बीटा ऑफ 1 0 1 प्लस गामा ऑफ 0 1 1। टी क्या है? दिया है क्वेश्चन में, टी क्या है?
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी होती है टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। तो इसको आप लिख सकते हो अल्फा टी ऑफ 110 प्लस बीटा टी ऑफ 101 प्लस गामा टी ऑफ 011 एंड दिस इज अल्फा ऑफ टी ऑफ 111 कितना दिया है, दिस इज 2000 प्लस बीटा दिस इज 2400 और प्लस गामा दिस इज 0020। ठीक है, निकालना क्या आपको, अल्फा बीटा गामा। तो ये 3 इक्वेशंस है, ये 3 इक्वेशंस है। ठीक है, तो कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये सब्जेक्टिव चल रहा है, अभी आपको बताऊंगा, आपका लास्ट तक बने रहिएगा, ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। A is to B। अब जब आप इसको लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 110 101, तो दिस इज 110 101 011 दिस व्हाट इज दिस, देन 1,1,1। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अब सिंप्लीफाई कर दो जैसे आप करते हो, R2 goes to R2 R2 goes to R2 minus R1. This is 110, this 0 minus 11, this is 011 and that is 101. ठीक है, फिर R3 goes to R3 plus R2, then this is 110 0 minus 11 002 and that is 101। ठीक है, यहां से निकाल लो। अब यहां से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 2 गामा इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज गामा इक्वल टू 1/2, दिस इंप्लाइज बीटा इक्वल टू 1/2, पुट कर दो, दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू 1/2, दैट इज एंड देयरफॉर यहां से निकाल लो आपका इक्वेशन नंबर कर लो आप 2 and therefore from equation 2 t of 111 equal to 1/2, this is alpha 200 plus 1/2 beta 1/2 2400 और plus gamma, what is gamma 0021 0021। सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 1200 प्लस 0010, राइट, एंड दिस इक्वल टू 1 plus 1 2, देन 2 1 0। थोड़ी ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ है इसमें 2210 सी, राइट। ये हमने पूरा सब्जेक्टिव आपको कॉन्सेप्ट, चूंकि मैट आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया आपको कैसे करना है। आप जब करेंगे तो इतना नहीं करने की जरूरत है, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे एक कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये इस कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे कहां पे आओगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे। कैसे आओगे, ये आपका जो दिया है इसलिए मैंने ऐसे प्रॉपर लिखा हुआ है, ये 1 2 3 जो वेक्टर दिया है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई दूसरे का मल्टीपल नहीं, तो सिर्फ आंख से वहीं पे देख लो कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। और जब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा तो दिमाग में डाल लीजिएगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तभी टी पूछेगा, अदरवाइज पूछेगा क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है। अगर ऐसा डिपेंडेंट में आ जाएगा तो पूछेगा क्या ये एलटी है कि नहीं, उसको बताओ, ये वैल्यू आपकी वैल्यू की बात नहीं करेगा, तो सीधे लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो क्या लीनियर इंडिपेंडेंट है, अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो आर क्यूब का कोई भी एलिमेंट इसके लीनियर कमीशन में, तो सीधे, और आर क्यूब का एलिमेंट कौन सा है, ये 1 1 1 है, तो आप डायरेक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे आ जाओ, डायरेक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे। कैसे आओगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में डायरेक्ट,
ये जो आपका लिखा है ना, इसको कॉलम वाइज लिखो। रो वाइज लिखा है, जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कॉलम वाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको लिखोगे 110 फर्स्ट कॉलम, 101 सेकेंड कॉलम, 011 थर्ड कॉलम। तो आप देखोगे कि आपका ऐसे लिखा होगा 110 फर्स्ट कॉलम, 101 सेकेंड कॉलम, 011 थर्ड कॉलम। और किसको बनाना है, 111 को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो डॉटेड लाइन 111। तो मतलब ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन। और सिर्फ बताना कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। जैसे कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन आ रहा ना, कंसिस्टेंट होना चाहिए, सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। ये यूनिक हो या इनफाइनाइट इससे मतलब नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लो, बस इतने सॉल्व कर लो, यहां से वैल्यू आ जाएगा अल्फा बीटा गामा। अब आपको क्या करना है कि ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, डायरेक्ट इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, इसमें 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई, फर्स्ट के साथ कर दो ऐड, सेकंड को सेकंड के साथ ऐड कर दो, थर्ड को थर्ड के साथ ऐड कर दो, फोर का फोर के साथ ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अल्फा आ गया 1/2, इसमें 1/2, इसमें 1/2, इसमें 1/2, मल्टीप्लाई करके सीधे वर्ड ऐड कर दो, आपका टी ऑफ 111 का आंसर आ जाएगा सीधे विद इन 30 सेकंड। 30 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज सब्जेक्टिव करोगे तो ये पूरा प्रोसेस सही है अगर हम सब्जेक्ट, लेकिन हाँ बिना इसको जाने आप ऑब्जेक्टिव नहीं अटेम्प्ट कर सकते। कॉन्सेप्ट जब तक फ्लैट एकदम पूरा क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप ऑब्जेक्टिव अप्लाई नहीं कर सकते, ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि ट्रिक लगाने के लिए बहुत सारी चीज दिमाग के अंदर ही मल्टीप्लाई करते हैं, दिमाग के अंदर ही सोचते हैं, उसको लिया। जैसे हमने दिमाग के अंदर सोच लिया कि ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और ये 3 हैं और ये 3 एलिमेंट्स है। तो अगर 3 एलिमेंट्स आपका 3 वेक्टर्स हैं और लीनियर इंडिपेंडेंट है और R³ डायमेंशन 3 है, तो मतलब R³ का कोई भी एलिमेंट इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में डिफाइन करेगा। तो 111 R³ का एलिमेंट है, इसलिए इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा। तो सीधे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसको कॉलम वाइज कर देंगे। रो वाइज दिया ना, तो कॉलम वाइज लिख जाओ। ऑगमेंटेड अल्फा बीटा गामा वैल्यू निकाल लो और इसमें अल्फा से, इसमें बीटा से, इसमें गामा ट्राई करके वर्टिकली ऐड कर दो, आपका ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐड कर दो। इसमें 1/2 से, इसमें 1/2 से, इसमें 1/2 से, तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, तो 1 + 1 2 हो गया। तो ये ट्रिक है। तो आपको ट्रिक से करना है, न कि ऐसे करना है। लेकिन हाँ, उसके पीछे का लॉजिक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो एक क्वेश्चन आपका ये था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका और है। वो कौन सा क्वेश्चन है, दैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, question number 6. What is question number 6? Consider the following system of linear equation. Consider the following system of linear equations. ax plus 2y plus z equal to 0, y plus 5z equal to 1, by minus 5z equal to -1. Which one of the following statement is true? Point number A, the system has unique solution. For A equal to 1, B equal to -1. Point number B, the system of equation has unique solution for A equal to -1, B equal to 1. C, the system has no solution for A equal to 1, B equal to 0. And D, the system has infinitely solution for A equal to 0, B equal to 0. ये अब क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है हमको, कुछ नहीं करना है, हमें क्या लिखना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। तो कंसीडर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, consider the augmented matrix is to be equal to
A21 015 0B -5 डॉटेड लाइन 01 -1। ठीक है, चलिए इसको जीरो कर ले, पहले B2 वाला घटा देते हैं इसको। R2 गोज टू R2 माइनस B, R3 गोज टू R3 माइनस B R2। इसमें 20 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो ये आपका हो जाएगा दिस इज A21 015 0B -5। ठीक है, राइट, एंड देन -5 B डॉटेड लाइन 01 -1। चलिए ठीक है, अब एक तो सीधे कॉन्सेप्ट ले लो सीधे कि किसी भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो नॉन होमोजेनियस है, अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड इक्वल टू रैंक ऑफ कोफिशिएंट, इस कंप्लीट को बोलते हैं ऑगमेंटेड, और डॉटेड लाइन से पहले वाले पार्ट बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो अगर ऑगमेंटेड का रैंक, कोफिशिएंट का रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर सारे इक्वल हैं, तो दिस इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो मतलब फॉर यूनिक सॉल्यूशन आप क्या करो, फॉर यूनिक सॉल्यूशन -5 B को जीरो कर दो, नॉट इक्वल टू जीरो कर दो, नॉट इक्वल जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो इक्वल नहीं होगा ये वाला पार्ट, तो ऑगमेंटेड का भी रैंक 3 हो जाएगा और कोफिशिएंट का भी रैंक 3 हो जाएगा। अगर ये जीरो होता भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये जीरो नहीं है तो ऑगमेंटेड का रैंक 3 नॉन जीरो हो जाएंगे। सबसे बढ़िया तरीका रैंक निकालने का, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो अगर ये जीरो नहीं होगा तो ऑगमेंटेड का भी रैंक 3 हो जाएगा और डॉटेड लाइन से पहले कोफिशिएंट का भी रैंक 3 नॉन जीरो हो जाएंगे, तो कोफिशिएंट का भी रैंक 3 हो जाएगा और 3 वेरिएबल्स हैं, तो देन दिस इंप्लाइज B नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए B -1 मतलब -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर फॉर, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये था यूनिक के लिए, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलो आप एक काम करो, ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसे ना करके, आप ऐसे ना करके, चूंकि लेंदी हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा, एक को वेरीफाई कर लो, एक को वेरीफाई कर लो। चलो एक ऑप्शन को वेरीफाई कर लेते हैं, ए ऑप्शन के लिए, ऑप्शन ए ज्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी हो जाएगा। ए को 1 कर दें, बी को -1 कर देते हैं, तो ए को 1 कर देते हैं, 1 2 1 एंड दिस इज 0 1 5, दिस इज 0, और ए को, बी को कितना कर दें, 1 -1 कर दो, तो -1 एंड -5, दिस इज -6, और -1 कर दोगे तो ये 0, दिस डॉटेड लाइन, दिस इज 0 1 -1। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को, मतलब R3 गोज टू R3 क्या डिफाइन कर रहा है, यूनिक सोल्यूशन A इक्वल टू 1। क्वेश्चन से लिखा मैंने, क्वेश्चन से लिखा ना, 1 5 1 0 B -5 -1 R3 गोज टू दिस। ठीक है, आप ज्यादा अच्छा रहेगा, इतना लंबा यहां से नहीं करके, आप इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको यहीं से कर दो, यहीं से कर दो, यहीं से कर दो, ऑप्शन ए। ठीक है, A इक्वल टू 1 B इक्वल टू -1, जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज से हमको ऑगमेंटेड सॉल्व करना पड़ेगा रैंक के थ्रू, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 1 0 1 5 एंड B -1 -5 डॉटेड लाइन 0 1 -1, सबसे बढ़िया तरीका रहेगा। ठीक है, अब R3 गोज टू R3 प्लस R2 ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 2 1, दिस डॉटेड लाइन 0 0 1 5 1 0 0 0 0। ठीक है, अब अगर A को 1 करते हैं, B को -1 करते हैं, तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड इक्वल टू रैंक ऑफ कोफिशिएंट लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। अगर ऐसा होता है तो कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होता है कंडीशन इसका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का।
ठीक है, तो मतलब हो गया कंसिस्टेंट होगा और साथ में तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड इक्वल टू रैंक ऑफ कोफिशिएंट इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो है सॉल्यूशन क्या आपका? यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक नहीं है, क्या आ रहा है? इनफाइनाइट। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही आप a इक्वल टू -1 कर दो, तो अगर a इक्वल टू -1 यहां पे कर देते हैं और b इक्वल टू 1 कर देते हैं तो ये -1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। b इक्वल टू अगर 1 कर देते हैं तो 1 - 1 करोगे, ठीक है, और ये -5 -5 -10 हो जाएगा और यहां से -1, ठीक है, -1 -2 हो जाएगा। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिंप्लीफाई कर लो इसको, देखो कौन सा एग्जिस्ट करता है। b इक्वल टू कितना करना है? 1 करना है, तो ये 1 कर दो, तो 1 - 1 0 हो जाएगा और ये -5, ठीक है, और -5 ठीक है, और ये आपकी डिफाइन कितना जाएगा? -2। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। मतलब आप चेक कर लो 1 बाय 1 हर एक की कोशिश करके, हर एक के साथ पुट करके सीधे आपका आंसर निकल जाएगा कि कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर a को 0 कर दें, b को 0 कर दें, तो इसको भी 0 कर दें, इसको भी 0 कर दें, ठीक है। अब कौन सा आ जाएगा ऑप्शन? देख लो इसमें, अगर इसको 0 करते हो, इसको 0 करते हो तो ऑगमेंटेड का रैंक और कोफिशिएंट का रैंक इक्वल हो जाएगा। ये आ जाएगा, ये 0 कर दोगे तो अब ये 0 हो जाएगा, तो मतलब इनकंसिस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये इनकंसिस्टेंट में जाएगा, क्योंकि ये हम 0 कर सकते हैं। रैंक कितना हो जाएगा? यहां से डिफाइन करो, कर दूं? आप खुद कर लीजिएगा, हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। तो एक बार 1 - 1 कर लो, एक बार -1 कर लो, एक बार 1 और 0 कर लो, और हर एक बार करके आप ये देख लो, क्योंकि 3 केसेज होते हैं। अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड इक्वल टू रैंक ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल तो कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड इक्वल टू रैंक ऑफ कोफिशिएंट इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। और अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ कोफिशिएंट तो आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। तो देखिए इसमें से कौन सा कंडीशन एग्जिस्ट करता है, और इसका ऑप्शन डी आता है। चेक कर लीजिएगा एक बार, जो भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आपका लीनियर अलजेब्रा का था, IIT JAM MS 2020। तो सिंपल पेपर होता है, ऐसा कोई पेपर नहीं होता है जो बहुत डिफिकल्ट हो, ऐसा कोई पेपर नहीं होता है जो आप नहीं कर पाएंगे। बस आपको दिमाग लगाना है कि कहाँ कहाँ से हमको क्वेश्चंस करना है, कैसे करना है। तो आप अगर MS देते हैं तो जितना आप स्ट्रेस मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव स्टैट्स पे करते हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रेस आप मैथमेटिक्स पे करिएगा, उससे ज़्यादा टाइम आप मैथमेटिक्स पे दीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स एक सेफेस्ट जोन है जो 40 में 40 नंबर उठा सकते हैं, आप बिल्कुल उठा सकते हैं और कुछ भी नहीं है, राइट। थैंक्स गाइज, थैंक यू।